Hello everybody, welcome to our channel. Today we are going to discuss about carbon and its compounds. ऐसा चैप्टर जो क्लास 6 से पढ़ाया जाता है और क्लास 12 तक पढ़ते ही रहते हैं उसको एक्सटेंडेड वे में हम। तो कार्बन की अगर अक्यूरेंस देखें तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि काफ़ी समय से लोग जानते हैं। इसको कोल में देखें तो भी कार्बन है, चारकोल देखें तो भी कार्बन है, ग्रेफाइट देखें तो भी कार्बन है और डायमंड देखें तो उसमें भी कार्बन ही प्रेजेंट है। इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये इसलिए इतनी वाइड है क्योंकि ये सब एलिमेंट्स से कंबाइन कर जाता है और सारे ही लिविंग टिश्यूज़ जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के होते हैं उनको बनाता है। अगर हम नंबर की बात करें तो लगभग 1 मिलियन नोन कार्बन कंपाउंड्स इस समय एग्जिस्ट करते हैं और शायद इससे ज़्यादा भी क्यों ना हो जो हमें नहीं पता होंगे। एक ब्रांच होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज़ अ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स मेड बाय एंड डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अगर इसमें देखें तो मेनली हम कार्बन कंपाउंड्स ही पढ़ते हैं। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप हो जाते हैं। कार्बन के अलग अलग फॉर्म्स हमारे इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी होते हैं। कार्बन एक नॉन मेटल है और इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी होती है टू फॉर्म चेन्स और इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन कहते हैं। कैटेनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ चेन और ए रिंग ऑफ एटम्स। कार्बन एलोट्रोपी एग्जिबिट करता है और जो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं इन एन एलिमेंट उसको हम एलोट्रोप कहते हैं। प्योर कार्बन के अगर एलोट्रोप्स की बात करें तो वो हो जाते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स। कार्बन 3 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है और आइसोटोप्स वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं। दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो कार्बन का जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है दैट इज़ कार्बन 12 और उसको हमने 1961 में अडॉप्ट किया था एज द स्टैंडर्ड फॉर एटॉमिक वेट्स एंड वॉज असाइंड अ वेट ऑफ 12। Carbon 12 accounts for almost 99% of all naturally occurring carbon and इसके अलावा कार्बन 13 भी होता है। तो उसके अलावा जितना भी कार्बन है दैट इज़ कार्बन 13। कार्बन 14 की बात करें तो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कि ट्रेसिस में ही एग्जिस्ट करता है। इट इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स। अगर आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको आपको यही नहीं पता कि कितना पुराना है तो उसके लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की। तो एक हो जाते हैं आपके क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स एंड द अनदर वन इज एमॉर्फस एलोट्रोप्स। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स की बात करें तो वो हो जाते हैं आपके डायमंड, फुलरीन एंड ग्रेफाइट। एमॉर्फस एलोट्रोप्स की बात करें तो दैट इज कोल, कोक एंड लैम्प ब्लैक जिसको हम सूट भी कहते हैं। सो अब हम एक्रेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे। जो कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है तो वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है हम उसके बारे में बात करेंगे। कार्बन लगभग 45% से ज़्यादा ड्राई वेट ऑफ प्लांट बनाता है और सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कार्बन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब होता है एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द ओनली सोर्स ऑफ ऑल द कार्बन फॉर द प्लांट्स। Carbon cycle is maintained by the process of photosynthesis, respiration, combustion and decay। ये सारे ही प्रोसेस मिलकर कार्बन कार्बन साइकिल को हमारे नेचर में मेंटेन करते हैं। कार्बन साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स विच ट्रेवल फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द अर्थ एंड देन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ओवर एंड ओवर अगेन। अब आता है एलिमेंटल स्टेट में कार्बन अकर करता है एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड एमॉर्फस कार्बन। कंबाइंड स्टेट की बात करें तो ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो कि एयर के वॉल्यूम का 0.03% है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये वोल्केनिक गैसेस में एग्जिस्ट करती है और फर्नेस गैसेस में भी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की बात करें तो आपको ओर्स की फॉर्म में मिलता है जैसे लाइमस्टोन दैट इज CaCO3, मैग्नेसाइट
that is MgCO3, next is dolomite that is CaCO3 dot MgCO3. कंबाइंड स्टेट में आ जाता है, कंबाइंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज डोलोमाइट. नेक्स्ट इज कैलामाइन दैट इज ZnCO3. नेक्स्ट इज स्पैथिक आयरन दैट इज FeCO3. हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो आ जाता है आपका मीथेन, एसिटिलीन, बेंजीन, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. काफ़ी कंबस्टिबल होते हैं और मेन एनर्जी सोर्स हैं फॉर द वर्ल्ड. हाइड्रोकार्बन्स आर द एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स विद इन ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मतलब सारे फॉसिल फ्यूल्स में मेनली हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं, चाहे हम बायोफ्यूल्स की बात करें, चाहे हम नेचुरल गैस की बात करें, कोल की बात करें या फिर ऑयल की बात करें. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ मिलकर कार्बन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है प्लांट्स और एनिमल्स में. नेचुरल वाटर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर कार्बोनिक एसिड की तरह एग्जिस्ट करती है. कार्बन इज ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्रोडक्ट्स जैसे लेदर, पेपर, शुगर, मार्बल, पेट्रोलियम, सिल्क, मेडिसिन्स, इंसेक्टिसाइड्स, सिंथेटिक मटेरियल्स, परफ्यूम्स एंड डाइज. अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ एलोट्रोपी. तो एलोट्रोपी में क्या होता है? ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक एलिमेंट एक फॉर्म से ज़्यादा में एग्जिस्ट करता है इन द सेम फिजिकल स्टेट. केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, तो इसको हम कहते हैं एलोट्रोपी. और डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं उसको हम कहते हैं एलोट्रोप्स. अब ये वजह क्या होती है एलोट्रोपी की? तो एक फॉर्म की जो प्रिपरेशन की अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग एटॉमिक अरेंजमेंट्स होते हैं इन द मॉलिक्यूल्स हर फॉर्म में, और अलग अलग एनर्जी एसोसिएट होती है विद ईच फॉर्म ड्यूरिंग इट्स प्रिपरेशन. तो ये सब रीजंस होते हैं जो एलोट्रोप्स बनते हैं. अब आता है हमारा डायमंड. डायमंड की बात करें तो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका बहुत हाई होता है दैट इज़ 2.415. स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें दैट इज़ 3.52 एंड इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इट इज़ केमिकली इनर्ट इन नेचर. स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात करेंगे तो ज़्यादातर डायमंड्स की 8 साइड्स होती हैं जो कि डबल पिरामिड्स बनाती हैं, और कुछ इसके अलावा डायमंड्स होते हैं जिनकी 6 साइड्स होती हैं जो कि क्यूब भी बनाती हैं. कार्बन एटम्स को एक बॉल की तरह हम देख सकते हैं जिसमें से 4 छोटी छोटी स्टिक्स निकल रही हैं. तो ये जो स्टिक्स होती हैं तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो शेयरिंग के लिए बाकी एटम्स के साथ शेयरिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं. तो होता क्या है, तो डायमंड में जितने भी 4 मतलब कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन एटम से बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्ड करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से कनेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से इसका टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर बन जाता है. तो अगर रेगुलर डायमंड स्ट्रक्चर की बात करें तो हर कार्बन एटम मतलब काफ़ी अच्छे से पकड़ बनी रहती है 4 बॉन्ड्स के थ्रू. तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस में अगर हम देखें एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. इस तरीके से हम देखेंगे कि डायमंड एक वन जाइंट कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें कोई फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इसके क्रिस्टल में. तो इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं इसमें. तो इसलिए डायमंड इज़ नाइदर अ कंडक्टर ऑफ हीट नॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड. अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड की. डायमंड इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस. ट्रांसपेरेंट है, लस्ट्रस है, कलर्ड भी हो सकता है अगर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं तो. ब्लैक डायमंड्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिसको हम कार्बोनेडो बोलते हैं, और इसमें ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट होते हैं. रिपीट करूँगी, ब्लैक डायमंड्स जिसमें ट्रेसेस ऑफ ग्रेफाइट होते हैं उसको हम कार्बोनेडो कहते हैं. तो जो एब्रेसिव नेचर होता है या हार्डनेस ऑफ डायमंड होती है ये उसके स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है. बहुत ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी चाहिए इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द क्रिस्टल. दिस इज़ बिकॉज द कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म, और बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी की ज़रूरत होती है इसके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो इसका होता है 2.415.
अगर हम प्रॉपरली कट करते हैं तो ये मैक्सिमम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है और इसी वजह से ये इतना चमकदार होता है। डायमंड स्पार्कल क्यों करता है? तो जो लाइट एंटर करती है क्रिस्टल में तो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस अंडरगो करती है अपने ही क्रिस्टल के अंदर, इससे पहले कि वो बाहर निकले। तो जो लाइट ट्रैप हो जाती है क्रिस्टल के अंदर, इसी वजह से डायमंड स्पार्कल करता है। अब आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। तो डायमंड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है दैट इज़ 3.52 और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग इज़ शॉर्ट, दैट इज़ 1.53 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इसकी वजह से क्रिस्टल काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। तो डायमंड इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है डायमंड का उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सारे ही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं और 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में यूटिलाइज हो जाते हैं विद अदर कार्बन एटम्स। इसी वजह से इसके एटम में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। Diamond is transparent to X-rays. This property is used to distinguish a real diamond from an artificial one. हीट के इफ़ेक्ट की बात करें तो इंटेंस हीट से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर आप ऑक्सीजन में हीट करते हो अबव 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कोई भी रेजिड्यू नहीं रहता। और अगर आप 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ग्रेफाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केमिकल एक्टिविटी की बात करें, केमिकली इनर्ट होता है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से अनअफेक्टेड होता है। एसिड में रख लीजिए, एल्कली में रख लीजिए, ऑर्डिनरी कंडीशन में ये बिल्कुल इनर्ट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती है। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ डायमंड के बारे में। तो जो कलरलेस और स्लाइटली टिंटेड डायमंड्स होते हैं वो ज्वेलरी में उनका यूटिलाइजेशन होता है। ब्लैक डायमंड्स को हम प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट्स में यूटिलाइज करते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो उसको ग्लास कट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है या फिर रॉक्स को ड्रिल करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और एक डायमंड ही दूसरे डायमंड को काट सकता है, जैसे कहते हैं लोहा ही लोहे को काटता है, इसी तरह से एक डायमंड ही डायमंड को काटता है। डायमंड डस्ट को हम कटिंग और पॉलिशिंग डायमंड्स में यूज़ करते हैं और वैल्यूएबल स्टोन्स की पॉलिशिंग में भी यूज़ करते हैं। डायमंड डाइज आर यूज्ड फॉर मेकिंग थिन टंगस्टन वायर्स। थिन टंगस्टन वायर्स के बनाने में भी डायमंड डाइज का यूज़ किया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।